गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पूरा अपना क्या कहते हैं डायपोल का सारा कंडीशन पढ़ चुके थे और याद होगा हम बोले भी थे लास्ट में आप लोग को कि इस वाले क्लास में आप लोग का कैपेसिटर स्टार्ट होगा, है ना। मतलब कैपेसिटर पढ़ना है। तो जो हम लोग का आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा ये है क्या, वो देखते हैं हमारे बोर्ड पर क्या है। तो वो है कंडक्टर के बारे में थोड़ा जानना और डाइइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक एक मीडियम है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक जनरली एक मीडियम मतलब एक सब्सटेंस की तरह है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। सुने होंगे आप, पढ़े भी हैं, ऐसा नहीं है आपका ऐसा ये टर्म आपके साथ कुलम्ब्स लॉ के पास भी आया था, ठीक है। लेकिन डीप स्टडी वहाँ नहीं हुई थी। अब ये यहाँ क्यों स्टडी करते हैं उसको समझते हैं। क्योंकि कैपेसिटर किसी न किसी पार्टिकुलर मीडियम में वर्क करेगा और कैपेसिटर का काम होता है अपने पास चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। और वो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ तक बात आई तो फिर याद करिए डाइइलेक्ट्रिक को। डाइइलेक्ट्रिक की एक अपनी कैपेसिटी होती थी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रखने की, होती थी ना। डाइइलेक्ट्रिक की एक अपनी कैपेसिटी होती थी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड करने की। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन कुछ ना कुछ डाइइलेक्ट्रिक से है। तो और ये मीडियम्स भरे जाते हैं कैपेसिटर के इन बिटवीन भी, ठीक है। और हमारे अगर सराउंडिंग में देखा जाए जहाँ भी हम हैं, हमारे चारों ओर एयर है विच इज ऑल्सो एन डाइइलेक्ट्रिक। वो भी एक क्या है, डाइइलेक्ट्रिक है, एन ए होगा, वो डाइइलेक्ट्रिक ही है। तो एक्चुअली हमको उसको समझना होगा, कंडक्टर को भी और डाइइलेक्ट्रिक को भी, ठीक है। तो कंडक्टर को समझते हैं, डाइइलेक्ट्रिक समझते हैं। तो पहले कंडक्टर क्या होता है ये बताते हैं। कंडक्टर क्या है? कंडक्ट, जो कंडक्ट कर सकता हो, किसको? चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, है ना। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, उसे कंडक्टर कहते हैं, याद होगा। फिर इसमें बताया गया था क्या कि इस पर जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहीं भी दें इसके सरफेस पे जाके रिसाइड कर जाता है, ऐसा कुछ बताया गया होगा। जैसे अगर आपको स्फेरिकल कंडक्टर दे दे और कहे कि इस पर हम चार्ज दे रहे हैं, आइदर वो सॉलिड हो या हॉलो हो, आप कहिएगा कि उसके आउटर सरफेस पे ही सारा चार्ज चला गया। जिसके कारण आप लोग एक चीज पढ़े थे, याद होगा इस टाइप से रिलेटेड, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। याद आ रहा है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नाम सुने होंगे ऐसा कुछ, ठीक है। जैसा आप जनरली इसका यूज करते हैं, हम लोग यूज तो नहीं करते, ये एक तरह से बचाव का एक तरीका हो गया कि अगर हमारे पास थंडर आ रहा हो, आप रोड पर चल रहे हो, तो आप अगर अपने कार में हैं तो आप कार के अंदर ही रहो ताकि उस थंडर का इफेक्ट आप पर ना आए, है ना। क्योंकि वो अगर चार्ज देगा भी तो वो बाहर ही उसका क्या इफेक्ट होगा, आपके अंदर इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप एक कंडक्टर के अंदर हैं। ऐसा कुछ सीखे थे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, याद होगा आप लोग को, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको बताया गया था कि जब चार्ज देते हैं वो चार्ज जो है उसका एक चार्ज डेंसिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और सिग्मा जो होता है वो डायरेक्टली होता है 1/r के, यानी इनवर्सली होता है रेडियस के। ये ऐसा कुछ सिखाया गया होगा आप लोग को कंडक्टर में। मान लो ये चार्ज है, मतलब ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में आप यहां ध्यान से देख रहे हैं कि डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। तो जब इस पे आप चार्ज दोगे, जैसे इस पे हम जब चार्ज देंगे तो क्या होगा, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां चार्ज ज़्यादा रहेगा, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहां चार्ज क्या होगा, कम, फिर यहां चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको सिखाई गई होंगी, है ना। ये क्या सिखाया गया था कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा तो वहां आपका क्या कहते हैं, चार्ज ज्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो पॉइंट होते हैं, जैसे पॉइंट्स मतलब कि टिप ऑफ अ पिन,
फिर कॉम्ब, इस तरह के जो टिप्स होते हैं मतलब एकदम आगे का, वहाँ से चार्ज लीक कर सकता है, और उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। ये बताया गया होगा आप लोगों को, क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बहुत कम होती है, तो वहाँ मैक्सिमम चार्ज रहता है ना, इसलिए ये चीज़ सीखे होंगे आप, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। फिर एक बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इस पे नॉर्मल होता है, यानी नॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट बनाएंगे उस टेंजेंट पर नॉर्मल होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द टेंजेंट टू द सरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर एक बताया गया होगा आप लोग को, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस, ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक है। और फिर ये बताया गया होगा कि ये जो पूरा चार्ज होता है, ये चार्ज कंडक्टर, ये कंडक्टर का जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कारण क्या है? क्योंकि हर एक इसके पॉइंट पे इसके पोटेंशियल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, है ना। हर एक पॉइंट पे इसके पोटेंशियल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। वी कांस्टेंट इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब सिखाया गया होगा आपको। ये हो गया, तो ये हो गया था आप लोगों का कंडक्टर। अब क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक के बारे में, है ना। तो ये सब याद रखिएगा कि फील्ड का वैल्यू क्या है, प्रेशर का वैल्यू क्या है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। फिर एक चीज़ और पढ़े होंगे आप लोग, कंडक्टर से रिलेटेड है थोड़ा सा, कि पॉइंट चार्ज क्या होता है ना, पढ़े है ना। पॉइंट चार्ज क्यों कहते हैं? जिसके लिए भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, आर स्क्वायर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। ये सब याद करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्टिंग भी पढ़ाई है आप लोग ने। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक क्या है उसके बारे में जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर का ही कंडीशन है, एक टाइप ही कह सकते हैं, इंसुलेटर ही कह सकते हैं इसको एक तरह से। बेसिकली एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक, जो यूज किया जाता है वैसे मटेरियल के लिए जो चार्ज हो सकता है, जो चार्ज हो सकता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकता है, बट चार्ज को फ्लो करने नहीं दे सकता। इट कांट कंडक्ट चार्ज, ये चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बट इट गेट चार्ज। ये चार्ज हो सकता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकता है। भले क्या रहेगा नहीं रहेगा, क्या डायरेक्शन रहेगा, इसके बारे में बात बाकी करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, करना तो है ही, बेसिकली ये तो है ही टर्म में, क्योंकि डायलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो उसको हमको समझना भी होगा। लेकिन इतना समझ में आना चाहिए आपको कि डायलेक्ट्रिक क्या है, एक टर्म है रिलेटेड टू इंसुलेटर, ठीक है। और क्या होता है ये अपने अंदर चार्ज रख सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकता। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, नाम तो सुना ही होगा, एक नॉन पोलर और एक पोलर डाइलेक्ट्रिक। याद होगा उस दिन हम लोग आपको बताए थे दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वैसे ही जाहिर सी बात है, जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं और वो डाइलेक्ट्रिक है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और वैसे कोई मॉलिक्यूल जो डाइलेक्ट्रिक है लेकिन वो पोलर हैं, तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे। जैसे कि H2O एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल, बुदरू वाला, जो आप लोग सब जानते हैं। इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे फिर इसके कारण डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। क्यों? उसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के कारण, है ना। तो ये आपका पोलर नेचर में है। ये उसको पहले बात को छोड़ देते हैं, पहले इधर देखते हैं एक्चुअली नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। कहता है कि वैसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें
निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अगर कोइंसाइड करे तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इसी भी मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास अगर कोई चार्ज ले आए प्लस क्यू, ठीक है, कोई चार्ज अगर हम ले आए प्लस क्यू तो क्या होगा, है ना। अगर है तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्योंकि चार्ज का सेंटर एक साथ आ रहा है, सारे के सेंटर यहां पे हैं, लेकिन अब हमको उसके पास एक एक्सटर्नल चार्ज रख रहे हैं। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है हमारा और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने ये जाना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। तो क्या होगा, इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट होगा और वो शेप अब ऐसा लगेगा देखने में, और ये ऐसा लगेगा देखने में, और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ। उसका भी रीजन है क्यों शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन लगेगा तो ये आपका शिफ्ट करेगा थोड़ा सा। चलो मान लेते हैं ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहां पे देखो, अब क्या हुआ कि निगेटिव चार्ज का जो क्लाउड है, निगेटिव चार्ज का जो क्लाउड है वो इस तरफ आ गया, और पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड, जो पॉजिटिव चार्ज यानी हमारा क्लाउड नहीं, उसका जो न्यूक्लियस है वो इस साइड आपका क्या कहते हैं इधर राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। तो इन दोनों का जो सेंटर अभी तक एक पॉइंट पर था, अब वो एक पॉइंट पर नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस आ गया है। अब ये बन गया हमारा पोलर, यानी इसमें क्रिएट हो गया डाइपोल। कहने का मतलब कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा बन जाता है, पोलर। ठीक है, डाइपोल उसमें क्रिएट हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब जैसा देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उससे बाहर की ओर, यानी कहने का मतलब इस पर जो इस पूरे एटम पे फोर्स किधर, डाइपोल किधर लग रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा था, आउटवर्ड इस तरफ। तो इस कारण से भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल्स QE इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज में फोर्स लगता है आपका F इक्वल्स QE ही लगता है, लेकिन वो अपोजिट टू द फील्ड लगता है ना, अपोजिट टू द फील्ड लगता है। तो वैसे भी समझ सकते हो। लेकिन ये हुई बातें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अब ये समझना है हमें कि पोलर के साथ क्या होगा, पोलर के साथ क्या होगा इसको समझना है। तो देखो इसके पास तो दो पोल दिख रहा है आपको, एक पोल दिख रहा है आपका, ये एक पोल है, ये एक पोल है ना। तो देखो एक जब हम डायपोल को रखते हैं, हम लोग बहुत सारा एक केस पढ़ चुके हैं भाई, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उस पर टॉर्क लगता है, पढ़े है ना। अगर वो मतलब डायरेक्शन में इस तरह से रहा तो, अगर ये मेरा डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस चार्ज है और इसके सामने हम एक ऐसा चार्ज रख दें जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि इस पर दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इस पर, और ये इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। ये फोर्स लगेगा आपका F, इस पर भी फोर्स लगेगा F। तो ये हम लोग सीखे हैं कि वो टॉर्क लगता है। अगर हाँ इसके लाइन के अलोंग अगर रहता तो नेट फोर्स जीरो हो जाता, वो तो अभी भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो होता। अगर मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर वहाँ फोर्स का कुछ और फार्मूला था, लेकिन फोर्स लगता नॉन यूनिफॉर्म वाले में। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा का डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर और पोलर। नोट करिए इसको। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे कि वाटर है, अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि पोलर है, तो उसमें बहुत सारे डायपोल्स हैं, तो उसका उस समय डायपोल मोमेंट क्या होता है या नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है।
तो जनरली अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उसका नेट डायपोल मोमेंट जनरल केस में, मतलब जब तक उसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। नेट कहने का मतलब क्या कि सारे मॉलिक्यूल्स का जब हम डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। कुछ इस तरह से डायपोल अरेंज रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर मैनर, है ना, मतलब कोई कैसे भी अरेंज किया हुआ है। माइनस प्लस इस तरह से ले लो, ठीक है, और भी बनेंगे। एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमारे सारे डायपोल अभी अरेंज हैं इस डाइलेक्ट्रिक में, पोलर डाइलेक्ट्रिक में सारे डायपोल अरेंज हैं। अब करेंगे क्या, अगर हम इसके चारों ओर, मतलब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं हम, मान लो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो ऑब्वियस है कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इसके डायपोल्स पर फोर्स होगा अप्लाइड, है ना, इसके हर एक चार्ज पर फोर्स होगा। निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा कुछ होगा, तो देखो कुछ ऐसा ही होगा। इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। हाँ सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां ये इधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा फोर्स, है ना, सब पे, है ना, सब पे फोर्स लगेगा। इधर इस पे फोर्स लग रहा है, इधर इस पे फोर्स लग रहा है, यानी सारे एक पैटर्न के हिसाब से अपना फोर्स अप्लाइड होगा हर एक पे। अब इसके कारण होगा क्या, अब इसके कारण होगा क्या, देखो यहां पे
सारे जो डायपोल हैं उन पर जो लगने वाला टॉर्क है उसके कारण सब एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। सब क्या होंगे? एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। और ये डायपोल कुछ इस तरह का लगेगा देखने में। ये सारे क्या होंगे? आप चाहे तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, मतलब अपना फ़ोन ही है तो क्या दिक्कत है। ऐसे मैक्सिमम बच्चा डाउनलोड करने की जगह पे स्क्रीनशॉट ही लेता होगा, फिर भी हम हेल्प कर देते हैं। हाँ, तो अब क्या होगा कि सारे डायपोल्स एक साथ अरेंज हो जाएंगे इस तरह से। 4 3 7 4 11 4 15, चलो 16 कर लेंगे, एक बढ़ा देंगे अपने मन से। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, है ना? बढ़ा देते हैं। तो देखो ये माइनस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझदार तो हैं ही आप लोग, समझ में आ रहा हो ये क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा बात है। और बढ़ा दे, इतना काफ़ी है। मेरे ख्याल से 16 काफ़ी है, बोलोगे तो 20 भी किया जा सकता है। चलो अगर तुम लोग का मन है तो इसको कर ही देते हैं 20। ठीक है, ये हो गया हमारा 20। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ? सारे एक जगह अरेंज होने के कारण क्या हुआ कि एक फेस आपका बन गया निगेटिव चार्ज का और एक फेस बन गया पॉजिटिव चार्ज का। देखो ध्यान से, एक फेस क्या बन गया तुम्हारा? निगेटिव चार्ज का, और एक फेस क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उसके कारण क्या हुआ? इधर आ गया सब पे माइनस चार्ज और यहां पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली सारे फील्ड इसके साथ जा रहे हैं। एक काम करें, गलती हो गया हमसे, सबको क्रॉस करते हुए नहीं दिखाए थे। इससे टकराते हुए निकल जाएगा, इससे भी टकराते हुए निकल जाएगा। ठीक है, मतलब चाहे चल जाएगा। तो अब क्या होगा? इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होगा। EI मान लेते हैं इसको, ठीक है, या कहीं कहीं किसी बुक में इसको EP से देता है। क्यों? P का मतलब पोलराइज्ड। हमारा डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया? पोलराइज हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका एक एंड प्लस बन गया है और एक एंड क्या हो गया? माइनस। तो इसको EI हम अपने मन से कह रहे हैं, ऐसे आप EP भी कह सकते हैं, और ये जनरली सही भी है क्योंकि ये मेरा डाइलेक्ट्रिक क्या बन चुका है? पोलराइज हो चुका है, और इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब देखो अगर ध्यान से, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से अप्लाई किया था बाहर से E, और इधर अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में EP। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनेगा वो क्या हो जाएगा? E माइनस EP बनेगा ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? ये आपका अप्लाइड है, ठीक है, और ये आपका पोलराइज्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? E माइनस EP। ठीक है, अब कहेगा कोई आपसे कि पोलराइजेशन होता क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोलराइजेशन? मतलब किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए पोलराइजेशन का मतलब क्या है? तो आप सिर्फ इतना ही बोलिएगा कि जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, कोई भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके एंड्स पर चार्ज जनरेट हो जाता है। उसके सारे डायपोल्स एक मैनर में अरेंज हो चुके होते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बोल दीजिए। वेरी गुड, पोलराइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपनी एक कैपेसिटी होती है फोर्स सहने की, और डाइलेक्ट्रिक के डायपोल के फोर्स सहने की एक कैपेसिटी होती है, और डाइलेक्ट्रिक की खुद की एक कैपेसिटी होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को सहने की। क्यों? इसी पे दिखेगा, देखो
क्यों का जवाब मिलेगा। देखो क्या हुआ, ये मेरा डायपोल है, प्लस माइनस आपने अप्लाई कर दिया इसके चारों ओर एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, होगा क्या, इस पर फोर्स अप्लाई भी हो जाएगा। इस पर मान लो QE, चार्ज QE है तो चलो F ही मान लेते हैं, F बराबर QE लिख देते हैं ऐसे और ठीक लगेगा। और इधर भी आपका F बराबर QE लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब सोचो कि तुम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज तो कांस्टेंट है डायपोल पर, लेकिन फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ चुका है। ठीक है, अब तुम एक फील करो एक चीज को कि तुमने हाथ में एक रस्सी लिया हुआ है, ठीक है, एक रस्सी लिए हुए हैं हाथ में आप, ठीक है, और उसको आप दोनों हाथों से खींच रहे हो। वो इतना कैपेबल है कि वो आपसे टूट सकता है। अभी मत बोलना कि सर मोटा वाला रस्सी ले आए थे, वो हमसे टूटा ही नहीं। ऐसा हो सकता है, कितना सोच कहीं तक भी जा सकती है, सोच का कोई लिमिट नहीं है। तो हम एक सिंपल रस्सी बोल रहे हैं जिस पे आप अभी फोर्स अप्लाई किए हुए हो, वो भी टेंस्ड है, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करो, ग्रेजुअली अपना फोर्स इंक्रीज करते चले जाओ। तो जब आप ग्रेजुअली फोर्स इंक्रीज करोगे, क्या होगा, एक सर्टेन टाइम आएगा वो टूटना चाहेगा, लेकिन आप में तो निर्दयी हो, आप तो दया मोह कुछ माया है ही नहीं आप में, आप और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब थोड़ा और अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा और का चक्कर में आपने उसको तोड़ दिया, थोड़ा और अप्लाई करेंगे वो टूट चुका होगा। वही सेम केस यहां होगा, क्योंकि जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इस पे फोर्स अप्लाई करने के कारण बेचारा चार्ज हम जुदा हो, मतलब इस पे फोर्स इधर लग जाएगा और इस पे फोर्स इधर लग जाएगा, दोनों एक दूसरे से अलग हो चुका होगा। वही चीज यहां होगा, वही चीज यहां होगा। होगा ये कि सारे चार्ज एक दूसरे से अलग अलग हो चुके होंगे, और जब सारे चार्ज अलग होंगे तो एक और नया कंडीशन डेवलप होगा। देखो अभी तक क्या था कि इस डायपोल के कारण कोई फील्ड नहीं मिल रहा था हम लोग को, सिंपल हम लोग का ये इतना ही चार्ज था और ये इतना ही चार्ज था, इसके कारण हम लोग यहाँ फील्ड देख रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब कहानी बदल गई है। देखो अब कहानी क्या बदलेगी उसको समझो। जब किसी को तुम घर से भगा दोगे तो होगा क्या, घर से भगाने के कारण वो कहीं भी जा सकता है ना, वो तो फ्री है। अब जब बंदा फ्री हो गया है तो वो कहीं भी जाएगा, उसका क्या है। तो पहले फ्री तो कर ले सब बंदे को। भाई हमको लगता है कि मोर देन इनफ है समझने के लिए कंसेप्ट, इसको हटाओ, बहुत हो गया, कितना करेगा फिर। कंसेप्ट समझना इतना काफी। अब देखो क्या होगा, सारे चार्ज अलग अलग हो चुके हैं। अब डायपोल का नाम का कोई चीज इसके अंदर नहीं रहा। वो एक वस्तु थी, एक जमाने में हुआ करती थी, एक जमाने में ये भी डायपोल हुआ करते थे, अब चार्ज बन चुके हैं। तो अब क्या होगा, हर एक चार्ज पे फिर फोर्स, वही केस, पॉजिटिव वाले पे इस तरफ फोर्स लगेगा, निगेटिव वाले पे इस तरफ फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि सारे निगेटिव यहां जनरेट हो जाएंगे, सारे निगेटिव यहां जनरेट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसी तरह से सारे पॉजिटिव यहां जनरेट हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये गया, ये गया, ये गया, ये भी निगेटिव, 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 ठीक है। अब बाकी को हटा दो, बाकी को अपने रास्ते से हटा दो। तो ये होगा ये कंडीशन। ये कंडीशन एक भयावह परिणाम तो नहीं लाएगा, लेकिन ये समझाएगा ये कि अब हमारा डायपोल नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, तो चार्जेस मौजूद हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, चार्जेस। और ये चार्जेस क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में पोलराइज फील्ड देंगे, इक्वल अमाउंट में पोलराइज फील्ड देंगे, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके कारण यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा 0, ठीक है। और सारे चार्जेस फ्री हो गए
तो अब क्या होगा, यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और ये कंडक्टर की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, गलत तो नहीं पढ़े हैं, सही पढ़े हैं। तो यहां भी वही चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट मेरा यहां पे 0 और ये भी कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगेगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस पर ये टूट गया उसे कहते हैं ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी पार्टिकुलर वोल्टेज पे ही आएगा, उस वोल्टेज पे, जिस वोल्टेज के V बराबर E इंटू डी होता है कुछ, क्या हाँ होता है, अब आप लोग जितने चाहें तो उस वोल्टेज को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हर एक की कैपेसिटी होती है, जैसे अपने एयर की कैपेसिटी कितनी होती है बताइए, है याद किसी को, एयर की कैपेसिटी कितनी होती है बताइए। तो समझ में आया आप लोगों को ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्या होता है, एक्चुअली एयर के लिए जो हमारा अपना आपका जाना पहचाना जिसके साथ हम लोग जी रहे हैं, अरे खाना पीना जुड़ा हुआ है ना इससे, इसका होता है 10⁶ न्यूटन पर कूलम। और एक टेफ्लॉन का सीख लो, याद है भाई हमको, एक्चुअली बुक में दिया होता है, याद व्याद कुछ नहीं होता है, 60 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, बुक से ही याद होता है सबको, है ना। तो ये आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एयर से आ सकता है। ठीक है, ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। अब एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड आता कहां से, चार्ज से ही आता है ना, गलत बोल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम लोग से, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो समझो, कि एक स्फीयर है मान लो जिसका रेडियस 1 मीटर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ठीक है, अब मत बोल देना कि डायरेक्ट्रिक है, कंडक्टर है। अब कह रहे हैं ये कितना चार्ज रह सकता है, ठीक है, मैक्सिमम कितना चार्ज रख सकता है उसे आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, E = KQ/R²। R का वैल्यू मालूम, K का वैल्यू मालूम, E का वैल्यू मालूम, क्या Q नहीं निकलेगा, बुद्धू वाला चीज जल्दी से निकाल के दिखाइए कितना आएगा, निकाल के दिखाइए जल्दी से कितना आएगा। फाइंड आउट हो गया होगा आप लोग का तो आराम से, है ना। कैसे, 3 × 10⁶ बराबर 9 × 10⁻9 इंटू Q डिवाइड बटा 1 का होल स्क्वायर। 3 से 3 बारी में 1/3 10⁻−3, यह हो गया शुद्ध Q का मान। तो ये हो गया हमारा, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन अब हम लोग चलेंगे इसके आगे वाले टॉपिक पे, जो हम लोग समझ चुके हैं यहां तक। क्या पोलराइजेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, इन सब बातों को हमने सीखा है। और इन सब बातों के बाद जो हमारा एक नया टर्म आता है जिसे कहते हैं पोलराइजिंग वेक्टर, सॉरी क्या कहते हैं, पोलराइजिंग वेक्टर। तो देखो अभी क्या हुआ था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कम रखा था, जब ये वाला ये नोट कर ली थे ना, ईपी, हाँ ईपी नूडल्स नहीं है, ईपी यहाँ पे पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे, ईपी नूडल्स नहीं। देखो शुरू में जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे तो सारे इस तरफ अरेंज हो गए थे, हुए थे ना, सारे ऐसे अरेंज हो चुके थे। ऐसे 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 ऐसे। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में हैं, सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में है और सारे का पोलराइजिंग वेक्टर, डायपोल का वेक्टर जो है, डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में है जो कि इस डायरेक्शन में, और उसी वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजिंग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइजिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि इसका एक का डायपोल, किसी का भी, ठीक है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट मीटर क्यू, डायपोल मोमेंट पर यूनिट मीटर क्यू को डिनोट करते हैं हम लोग इससे, P से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी डायपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक, पर यूनिट वॉल्यूम is directly proportional to the applied electric field. Dipole moment per unit volume is directly proportional to the applied electric field. ठीक है, और
इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे, कांस्टेंट आता है अल्फा। भाई ध्यान से, ये अल्फा है, मत समझ लेना कि प्रोपोर्शनलिटी उठा के आप लिख दिए हैं, ठीक है। और क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली होता है उसके बारे में भी समझ लें। जैसे देखो, ये डायपोल जो है, ये डायपोल बना कैसे, अरेंज कैसे हुआ। पहले ये इस तरह से था ना, ठीक है। ये अरेंज कैसे हुआ, तो ये अरेंज हुआ तुम्हारे इसके कारण ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आया QE, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से अरेंज होगा, लेकिन ये मत बोलना ना कि बहुत ज़्यादा लगा देगा फिर टूट जाएगा बेचारा। तो ये अरेंजमेंट, ये डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर हमारा मिल रहा है P, वो किसके कारण आ रहा है, E के कारण, है ना। तो यानी P किस पर डिपेंड करना चाहिए, E पर डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ समझ में आया, पोलराइजिंग वेक्टर उसको, और आपका क्या है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, E के। हो गया। एक काम करो, इसका डिफिनीशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिख लो। क्या बोले थे वो, कि सारा डायपोल मोमेंट जो भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन याद रखना कितना पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पोलराइजिंग वेक्टर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। पोलराइजिंग वेक्टर क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट पूरा सब एक डायरेक्शन में जो भी है, पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गई हमारी बातें कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक की। अब स्टार्ट करेंगे आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली कैपेसिटर आप लोग ने देखा होगा, जिन बच्चों ने कोई किट तोड़ा हो, जैसे मोबाइल के चार्जर का किट, ठीक है, वो किट अगर आप तोड़े होंगे तो उसमें एक छोटा छोटा सिलिंड्रिकल टाइप का आपको कैपेसिटर दिखता है, ब्राउन कलर में होता है ना। और नहीं तो फिर किसी फैन में आप जाकर देख लो, एक कंडेंसर लगा होता है, वो भी कैपेसिटर है। मोटर में जाकर देख लो, वहाँ भी आपका क्या कहते हैं, कैपेसिटर लगा होता है। तो आखिर ये कैपेसिटर लगा क्यों होता है, चाहे आपके किट में, चाहे आपके क्या कहते हैं फैन में, मोटर में, इवन कि आपके कैमरे में, और भी कई जगह जहाँ भी है, वो कैपेसिटर लगा क्यों होता है। एक्चुअली कैपेसिटर इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है और वो एनर्जी आपको इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड करता है उस पॉइंट पर जहाँ आपको ज़रूरत होती है। कैपेसिटर क्या है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है इंस्टेंटेनियसली, और वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर क्या है अगर कोई पूछे, या कंडेंसर, कहीं कहीं किसी बुक में कंडेंसर भी लिखा होता है। कैपेसिटर या कंडेंसर जो भी है, एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर किए हुए रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अगर आप जनरली कभी कैपेसिटर खरीदे हो, कंडेंसर खरीदे हो, तो उस पर देखना ऐसे लिखा होता है, जैसे आप बाजार से लाओगे तो 315 का लेके आ जाना, ऐसा बोलता है ना, 315, 2.5 का ले आना, 2.75 का ले आना। तो वो है क्या, अगर आप उसको ध्यान से देखे होगे तो वो याद होगा 3.15 माइक्रोफैराड लिखा होता है, वो उसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। और उसको जब आप चेक करते होंगे तो वो क्या करता है, वो प्लग में एक प्लग इन करता है उसको, फिर उसके बाद वो शॉर्ट करता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब उसको उसने प्लग इन किया, ठीक है, तो उस प्लग इन के कारण कैपेसिटर ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। फिर उसको शॉर्ट लगाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाहिर सी बात है कि प्लस से माइनस की ओर जा रहा होगा, तो उसको शॉर्ट लगाएगा। तो क्यों, क्योंकि दोनों कंबाइन कर दिया है। तो वो चेक करने का उसका तरीका है। कैपेसिटर लगाने से देखते क्या है हम, कि देखते हैं कि कैपेसिटर जब हमारा बदलाता है नया, हमारे पंखे का स्पीड बदल चुका होता है। कम वैल्यू वाला कैपेसिटर लगाए तो कम स्पीड, और जो अच्छा फैन है वो 3.15 तक सह सकता है, तो वो आप अगर उसमें लगाते हैं तो उसका स्पीड थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है ना। ये जनरली ऐसा हम लोग देखते हैं। कभी कभी अगर हमारा फैन थोड़ा कमज़ोर होता है तो हम लोग को प्रेफर किया जाता है कि ज़्यादा हार्ड कैपेसिटर ना लगा दें ताकि इसको दिक्कत हो जाए। अब मोटर की बात करें, अगर एक HP का मोटर है तो उसमें 5 पॉइंट समथिंग तक का भी कैपेसिटर लग सकता है, उससे आगे भी आता होगा, पता नहीं हमको इसके बारे में नहीं पता है। तो कैपेसिटर का है
सिंपल इतना कह सकते हैं कि वो इंस्टेंटेनियसली एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है जब आपको जरूरत होती है। इट इज रेदर डिफरेंट देन द बैटरी। ये बैटरी से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, बैटरी भी एनर्जी प्रोवाइड करती है लेकिन वो इंस्टेंटेनियसली नहीं करती है, करती है इंस्टेंटेनियसली नहीं करती, उसका काम ही एनर्जी प्रोवाइड करना, वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ही। आप लोग करंट में पढ़ेंगे फिर इसको। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज द मतलब डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या करता है, इंस्टेंटेनियसली एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर बनता कैसे है, तो जनरली जो कैपेसिटर हम लोग वहाँ देखे हैं अपने मतलब वो पंखे में, वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, क्योंकि उसका सेफ ही सिलेंडर होता है, आप देखे होंगे। किसी ने अगर उसको तोड़कर देखा होगा, जैसे अगर ध्यान से देखना, तो उसमें एल्युमिनियम तक का एक फॉइल टाइप काफ़ी लंबा रैप किया हुआ रहता है, एज ए डाइलेक्ट्रिक ही उसको कहते हैं, मेरे ख्याल से उसका नाम हमको कंफर्म नहीं है, और उसके ऊपर थोड़ा सा रबर टाइप का होता है वाइट कलर का, वो उसके बारे में आप जब कभी तोड़ोगे तो दिख जाएगा आपको। तो वो एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। वैसे दो और कैपेसिटर हम लोग को पढ़ने हैं, एक पैरेलल है और एक स्फेरिकल है। स्फेरिकल देखिए अगर देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल है, लेकिन स्फेरिकल भी है। अगर क्वेश्चन नंबर आप 2.29 पे चले जाएं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2.29 में देखेंगे, आपको साफ और साफ स्फेरिकल कैपेसिटर का जो रिजल्ट है वो प्रूफ करने के लिए दिया है। तो अगर सही से कहा जाए तो कंडीशन है कि प्रूफ करना ही है, और क्या, वो तो हमको मतलब जैसे देखिए पूरे कैपेसिटर का चैप्टर आप देख लो एनसीईआरटी का, उसमें कहीं भी फोर्स बिटवीन द प्लेट्स नहीं दिया हुआ है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स नहीं है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2.15 या 16 के या 18 याद नहीं आ रहा वो, उसके अप्रॉक्स पे चले जाए तो वहां आपको फोर्स फाइंड आउट करने दिया है। तो एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में होते हैं, जैसे कि अगर आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है तो वहाँ याद होगा हमने डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन पढ़ा था। वो एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर में आपको ही नहीं है, लेकिन वो दो न्यूमेरिकल्स जो दिए हुए हैं उसमें ये किया हुआ है कि एक पेंसिल है, आपको क्या कहते हैं प्रिज्म का कम्बिनेशन बताना है जिसके कारण वो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन हो या एक बार डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हो। तो वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर भी दिया है, लेकिन वो वहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेम वही रिजल्ट 4πε r1 r2 बाई r1 माइनस r2। अब r1 r2 में कौन बड़ा है वो तो बात बताएगा, अगर r1 माइनस r2 बोलेंगे तो r1 बड़ा होगा। ठीक है, जो भी हो, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं। अब इसका कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों हुआ? पैरेलल प्लेट करेंगे और दो प्लेट्स, बात तो हो गया ना, पैरेलल प्लेट यानी एक प्लेट दो प्लेट दोनों पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल आया क्यों गया? क्या एक कैपेसिटर से काम नहीं चल रहा था? चल सकता था ना, तो क्यों किया गया? इन सब की बातें होंगी अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कैपेसिटर समझ गए, कैपेसिटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आराम से पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे और अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें, पढ़ते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।